हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन। और पीछे अपन जो केयर वाला पार्ट था, केयर ऑफ लिनन, केयर ऑफ ग्लासवेयर, है ना, केयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, केयर ऑफ इनेमल, ये सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ बेड मेकिंग। मतलब क्या क्या रूल अपने को फॉलो करने हैं बेड मेकिंग के दौरान। नोट्स वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते हैं ना। सारी प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ और वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ। तो इसमें बोला कि बेड मेकिंग एक प्रोसीजर और टेक्निक है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेड को पेशेंट के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो बेड मेकिंग क्या है? एक टाइप का प्रोसीजर है या फिर एक टाइप की टेक्निक है जिसमें अपन अलग अलग टाइप के बेड को पेशेंट के लिए प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। भाई अलग अलग टाइप के पेशेंट आ रहे हैं, है ना, कोई सर्जरी करवा के आ रहा है, कोई हॉस्पिटल में नया नया भर्ती हो रहा है ना, किसी का इम्प्लांट वगैरह हुआ है, किसी की किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये सब टाइप के हैं वो, इनमें डिफरेंट टाइप की बेड की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उनको बेड मेकिंग भी डिफरेंट टाइप से करना पड़ेगा अपने को। क्यों करना है? ताकि पेशेंट को उसकी सिचुएशन और प्रोसीजर के लिए कंफर्टेबल बनाया जा सके। भाई पेशेंट की कैसी सिचुएशन है उस हिसाब से और प्रोसीजर के हिसाब से कंफर्टेबल बनाया जा सके कि जो प्रोसीजर किया है उसके बाद में रिकवरी जल्दी मिले। उस चीज़ के लिए फिर अपने को बेड मेकिंग की रिक्वायरमेंट होगी। इसने बोला कि पेशेंट बेड जो है वो नीट, मतलब एकदम साफ़ सुथरा, रिंकल फ्री, मतलब उसमें कोई सलवटें वगैरह, रिंकल्स नहीं होने चाहिए, एंड पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो बेड है वो पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि उसको आसानी से आरामदायक जगह मिल सके। इस टाइप का बेड होना चाहिए। पर्पज़ ऑफ बेड मेकिंग, क्या क्या पर्पज़ हैं बेड मेकिंग के, क्यों करते हैं, मतलब कहने का मतलब, पर्पज़ का मतलब होता है ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन। तो पर्पज़ ये है कि पेशेंट को सेफ़ एंड कंफर्टेबल बेड प्रोवाइड करने के लिए, कि उसको एकदम सेफ़ और कंफर्टेबल बेड है वो प्रोवाइड किया जा सके। रेस्ट एंड स्लीप को प्रमोट करने के लिए, भाई उसको रेस्ट मिल सके क्योंकि उसकी सर्जरी हुई है, या फिर नॉर्मल अगर कंडीशन तो है, रिकवरी चाहिए तो भी उसको रेस्ट मिलना ज़रूरी है, और स्लीप मिल सके, उसको अच्छी नींद आ सके। इसके लिए अपने को बेड मेकिंग है वो ढंग से करना ज़रूरी है। यूनिट और वार्ड, जो वार्ड है ना, पेशेंट जहाँ पे रहते हैं वो वार्ड है, उसको नीट अपीयरेंस देने के लिए, ताकि वो साफ़ सुथरा दिखे। और वो कब दिखेगा साफ़ सुथरा? जब अपन बेड ढंग से बनाएंगे, बेड मेकिंग ढंग से करेंगे, सारे बेड्स हैं वो तभी अच्छे दिख पाएंगे। वार्ड तभी अच्छा दिख पाएगा जब बेड मेकिंग अच्छे से होगी। उसके बाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आने से प्रिवेंट करने के लिए, भाई जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पेशेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं आए, उस चीज़ के लिए भी बेड मेकिंग करनी है अपने। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बेड मेकिंग करनी। द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो मिनिमाइज होगा, मतलब जो इन्फेक्शन करने वाले सोर्स हैं वो कम से कम होंगे फिर, अगर अपन इस हिसाब से बेड मेकिंग करेंगे तो। ठीक है, तो ये मिनिमाइज होगा इसने बोला। फिर है बेड शोर से प्रिवेंट करने के लिए, पेशेंट लंबे टाइम तक जब बेड पे रहेगा तो उसके बैक में इशू होने स्टार्ट हो जाएंगे, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, बेड शोर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी अपने को अच्छे से बेड प्रिपरेशन करनी है, बेड मेकिंग करनी है। पेशेंट एंड नर्स के बिटवीन इफेक्टिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए, भाई अगर नर्स है वो अच्छे से, स्टाफ जो है, नर्स के अलावा स्टाफ भी मान लीजिए, वो अच्छे से अगर बेड मेकिंग कर रहा है, प्रॉपर तरीके से बेड उसको बना के देगा पेशेंट को, तो इससे रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, मतलब वो अच्छा फील करेगा पेशेंट, तो उन दोनों के बीच में अच्छी रिलेशनशिप, बॉन्डिंग बनेगी। क्लीनिनेस को प्रमोट करने के लिए, मतलब क्लीनिनेस को प्रमोट करने के लिए भी बेड मेकिंग जरूरी है। इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए, जो इंजरी है उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए अपने को ढंग से बेड मेकिंग करनी है। इंजरी कई बार क्या होती है कि जैसे बेड मेकिंग ठीक से नहीं हुआ और पेशेंट कुछ फिसल गया जैसे, या फिर हो सकता है कई बार नीचे ही गिर जाए, ऐसी कंडीशन भी आ जाए। मतलब अगर बेड मेकिंग ढंग से नहीं, मेकिंग टू सीट वगैरह कहीं से टेढ़ी मेढ़ी है, या फिर कहीं ऐसे सही प्लेस नहीं करी है, तो फिर इस टाइप से इंजरी हो सकती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए भी अपने को बेड मेकिंग ढंग से करनी है। तो हाइजीन, क्लीनिनेस वगैरह है, इंजरी वगैरह है, और इफेक्टिव रिलेशनशिप है बेड शोर से प्रिवेंट करने के लिए। क्रॉस कंटामिनेशन जो ऊपर बोला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, उस चीज़ के लिए भी ये सारे पर्पस थे अपने करने के। भाई क्या क्या पर्पस थे अपने वो पढ़ लिए अपने। अब है टाइप ऑफ पेशेंट बेड, भाई किस किस टाइप के पेशेंट बेड होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले होता है ओपन बेड। ओपन का नाम से ही है ओपन,
यह ब्लैंकेट एंड टॉप सीट से फुली कवर नहीं होता, यानी जो ब्लैंकेट होती है ओढ़ने के लिए और जो टॉप सीट होती है उस चीज़ से ये पूरी तरह से कवर नहीं होता, फुली कवर नहीं होता। ब्लैंकेट एंड टॉप सीट को डाउन टर्न किया रहता है, मतलब ये समझो कि जैसे ये बेड है यहाँ पे, है ना, इस टाइप से ये बेड है, ये बेड है पूरा अपना। तो जो ब्लैंकेट वगैरह होंगे ना वो यहाँ पे होंगे, यहाँ तक ही होंगे, इसके पूरे के कवर नहीं होंगे। पूरे कवर का मतलब समझ रहे हो? पूरे कवर का मतलब ये पूरे इस टाइप से कवर नहीं करेंगे इस बेड को ब्लैंकेट और टॉप कवर से, बस वो इतना इतना आधे एरिया में ही कवर रहेंगे। तो इस वजह से वो बोला कि ओपन है, मतलब खुला, ऊपर से दिख रहा अपने को। तो टॉप सीट से फुली कवर नहीं रहेगा। कलर चेंज करते हैं इसका एक बार, ओके, ब्लैक करके ट्राई करते हैं आज। टॉप सीट से कवर नहीं रहेगा, डाउन टर्न रहते हैं। ओपन बेड न्यू पेशेंट के द्वारा ऑक्यूपाई करने के लिए रेडी होता है, मतलब न्यू पेशेंट उसके ऊपर आ सकता है, वो ऑक्यूपाई करने के लिए रेडी रहता है। कौन सा बेड? ओपन बेड। उसके बाद में आता है क्लोज्ड बेड। तो क्लोज्ड बेड क्या होता है? अनऑक्यूपाइड और क्लोज्ड बेड फुली कवर्ड किया रहता है, किससे? टॉप सीट से एंड ब्लैंकेट के साथ में। तो देखो क्लोज का मतलब समझिए आप, जो ब्लैंकेट थी, जो देखो ये बेड है, ये बेड है अपना, यहाँ पे पिलो रखे हुए हैं, ठीक है। अब जो ब्लैंकेट है वो यहाँ से फुली कवर है, ऊपर तक कवर कर रखा है ना, पूरा पिलो वगैरह वो कवर कर रखा है इसने। जबकि अपना जो ओपन बेड था उसमें यहाँ तक ही थी वो टॉप सीट और कवर आदि। तो ये ओपन और क्लोज बेड में आपको मैंने डिफरेंस बता दिया कि क्लोज बेड क्या होता है। तो टॉप सीट एंड ब्लैंकेट्स के साथ कवर किया रहता है ताकि डस्ट एंड डर्ट से प्रिवेंट किया जा सके। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि उसके ऊपर धूल मिट्टी नहीं जाए, इसलिए पूरा कवर कर दिया। न्यू पेशेंट के एडमिशन के दिन क्लोज बेड है वो ओपन बेड में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस दिन पेशेंट आएगा उस बेड को ऑक्यूपाई करने के लिए, जिसे उसको अलॉट कर दिया कि भाई ये इसका बेड है, इस पेशेंट का, ये जो आ रहा है अभी, तो उसको क्या करेंगे, जो क्लोज बेड है जो अपन ने ढक रखा था पूरा, अब उसको ओपन कर देंगे, ओपन में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्लोज बेड का पर्पज़ क्या है? क्लोज बेड का मेन पर्पज़ पेशेंट ऑक्यूपेंसी के लिए रेडी रखना होता है कि भाई पेशेंट ऑक्यूपाई कर सके आते ही, तो इसलिए उसको तैयार करके रखा अपन ने, ठीक है। तो ये ओपन और क्लोज हो गए। उसके बाद में आता है पोस्ट ऑपरेटिव बेड। भाई पोस्ट ऑपरेट का मतलब क्या है? ऑपरेशन करने के बाद में। तो ऑपरेशन करने के बाद में आने वाले, देखो पेशेंट जो सर्जरी के बाद रिकवर हो रहे हैं के लिए पोस्ट ऑपरेटिव बेड प्रिपेयर किया जाएगा। तो जो यहाँ पे रिकवर हो रहे हैं उन पेशेंट के लिए पोस्ट ऑपरेटिव बेड है वो कर रहे हैं अपन। फिर है ऑक्यूपाइड बेड। ऑक्यूपाइड क्या होता है? जब पेशेंट की बेड को ऑक्यूपाई कर लेगा, जब पेशेंट बेड को ऑक्यूपाई कर लेगा तो ऑक्यूपाइड बेड कहलाएगा, मतलब पेशेंट ने उसको ले लिया तो ऑक्यूपाई हो गया वो। जब पेशेंट बेड पर होगा तब बेड मेकिंग है वो मोर केयरफुली करनी चाहिए। ऑक्यूपाइड बेड समझ में आ गया? ऑक्यूपाई पर कर लिया पेशेंट एक टाइप से, तो मोर केयरफुली करनी चाहिए, बिना ऑक्यूपेंट को, जो पेशेंट है उसको डिस्टर्ब किए। तो आसानी से और ध्यान से करनी है अपने को बेड मेकिंग, अगर पेशेंट उसके ऊपर है तो। फिर आता है एडमिशन बेड। एडमिशन बेड क्या होता है? एडमिशन बेड क्या होता है? ये न्यूली पेशेंट को रिसीव करने के लिए रेडी होता है। तो एडमिशन बेड का नाम से समझ जाओगे कि किसके लिए रेडी होता है? न्यू पेशेंट को रिसीव करने के लिए। फिर कार्डियक बेड आता है। कार्डियक डिजीज़ वाले पेशेंट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। कार्डियक बेड किसके लिए प्रिपेयर किया जाएगा? कार्डियक पेशेंट के लिए। उसके बाद में है एम्पुटेशन बेड। लोअर लिम्ब एम्पुटेशन वाले पेशेंट के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। लोअर लिम्ब जिनके अंदर एम्पुटेशन हुआ है उन पेशेंट के लिए ये एम्पुटेशन बेड है वो प्रिपेयर किया जाएगा, डिज़ाइन किया जाएगा। एम्पुटेशन का मतलब ये समझ लीजिए कोई पार्ट कट किया है, जैसे पेशेंट का शरीर के बॉडी पार्ट कट किया तो उसको एम्पुटेशन बोलते हैं, तो उस पेशेंट के लिए वो होगा। फिर फ्रैक्चर बेड में क्या होता है? लिम्ब स्पाइन के फ्रैक्चर वाले पेशेंट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे लोअर लिम्ब है, अपर लिम्ब है या फिर स्पाइन का फ्रैक्चर है तो उन पेशेंट के लिए जो है फ्रैक्चर बेड है वो डिज़ाइन किया जाएगा। थेरेप्टिक बेड रीनल डिजीज़ वाले पेशेंट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। रीनल मतलब जो किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है उनके लिए थेरेप्टिक बेड है वो डिज़ाइन किया जाएगा। मटीरियल नीड्स फॉर बेड मेकिंग। अब क्या क्या मटीरियल चाहिए बेड मेकिंग के लिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने को बेड चाहिए, बेड तो चाहिए नेसेसरी है। फिर सीट चाहिए यानी बेड सीट चाहिए। फिर पिलो चाहिए, फिर पिलो का कवर चाहिए, फिर ब्लैंकेट चाहिए, लॉन्ड्री बैग चाहिए। लॉन्ड्री बैग क्यों चाहिए? क्योंकि उसके अंदर ये जो पहले से वाले ख़राब हुए हैं उनको रखने के लिए लॉन्ड्री बैग चाहिए। फिर रबर प्रोटेक्टिव कवर या फिर मैकिन्टोश सीट, मैंने आपको पढ़ाया था मैकिन्टोश सीट क्या होती है, वो भी चाहिए होगा।
तो बेड हो गया, बेड शीट हो गई, पिलो का कवर हो गया, ब्लैंकेट हो गया ऊपर ओढ़ने के लिए, लॉन्ड्री बैग हो गया, और रबर या फिर मैकिंटोश सीट, ये चीज़ें अपने को चाहिए होंगी। अब प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन से प्रिंसिपल अपने को ध्यान रखना है, तो इसमें थोड़े बड़ा टॉपिक है, तो प्रिंसिपल इसमें 3-4 आने वाले हैं। तो पढ़ते हैं अपन प्रिंसिपल क्या है। स्किन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड होते हैं। भाई स्किन के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर किसी के होते हैं, नॉर्मल इंसान के भी होते हैं, जो पेशेंट है उसके अलावा भी होते हैं। एंड जो आर्टिकल पेशेंट द्वारा यूज़ किए जाते हैं, मतलब जो जो चीज़ें उसने पहन रखी हैं उन पर भी वो होते हैं। तो नर्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सोर्स से न्यू होस्ट तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र या फिर ऑर्गेनिजम्स के मल्टीप्लिकेशन से प्रिवेंट करेगी। तो नर्स क्या काम करेगी, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सोर्स, मतलब सोर्स कौन होगा, पेशेंट है जैसे सोर्स, तो पेशेंट से, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मल्टीप्लिकेशन से प्रिवेंट करेगी। तो ये काम कौन करता है, नर्स करती है। ठीक है। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स को डन किया जाए बाय नर्स। अब नर्स क्या क्या करेगी, कैसे करेगी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। तो नर्स बेड मेकिंग से प्रायर एंड आफ्टर अपने हैंड को सोप से वॉश करें। नर्स क्या करेगी, बेड मेकिंग से पहले और बाद में हाथों को साबुन से धोएगी, ताकि पेशेंट एंड हर सेल्फ को क्रॉस कंटामिनेशन से प्रिवेंट किया जा सके। भाई खुद को और पेशेंट को क्रॉस कंटामिनेशन से बचाया जा सके। क्रॉस का मतलब ये, जैसे एक पेशेंट देखा फिर दूसरे पेशेंट को भी देखने चले गए अपन, तो एक पेशेंट से दूसरे में चला जाएगा ना, उसको बोलते हैं क्रॉस कंटामिनेशन। तो हाथों को धोना जरूरी है ताकि दोनों को बचाया जा सके, खुद को भी और पेशेंट को भी। क्लीननेस के लिए बेड क्लोथ को फ्रिक्वेंटली चेंज किया जाए। भाई अगर हाइजीन वगैरह रखनी है अपने को, क्लीनलीनेस रखनी है, तो फिर बेड का जो क्लोथ है उसको बार बार चेंज करना है, फ्रिक्वेंटली चेंज करना है। बेड से लिनन के रिमूविंग के ड्यूरिंग उसको फ्लोर पर ड्रॉप ना होने दिया जाए। जब लिनन मैंने आपको बताया था कि किस किस टाइप की लिनन होती है, बेड शीट वगैरह को लिनन बोलते हैं। तो बेड से लिनन हटा रहे हैं अपन, रिमूव कर रहे हैं, तो उस दौरान वो ध्यान रखें कि फ्लोर पर नहीं गिर जाए, ड्रॉप नहीं होना चाहिए वो। लिनन को जेंटली शेक किया जाए ताकि डस्ट रिमूव हो जाए। जो लिनन है उसको थोड़ा झटकाना चाहिए, हिलाना चाहिए, ताकि जो डस्ट लगी है उसके ऊपर, धूल मिट्टी, वो रिमूव हो जाए। पेशेंट लिनन को इंटरचेंज नहीं किया जाए। भाई एक पेशेंट के लिनन को दूसरे वाले पेशेंट के साथ में चेंज नहीं करना, ये ध्यान रखना। पेशेंट के फेस से रीजनेबल डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए ताकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। तो अपने को पेशेंट के फेस से डिस्टेंस मेंटेन क्यों करनी है, क्योंकि जैसे कई बार कफ वगैरह या फिर कोई खांसी कर रहा है पेशेंट, तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए अपने को उससे डिस्टेंस मेंटेन करनी है। अब देखो प्रिंसिपल 1 में तो हो गया, नॉर्मल था, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई थी, है ना, हाथ वगैरह धोने हैं, मेंटेन करनी है हर चीज़ें। अब प्रिंसिपल 2 के बारे में बात करते हैं। तो अपना प्रिंसिपल 2 में क्या है, देखो, सेफ एंड कंफर्टेबल बेड रेस्ट एंड स्लीप को इंश्योर करेगा बिना कॉम्प्लिकेशन के अमंग बेड रिडन पेशेंट। और ये कॉम्प्लिकेशन कौन सी है, बेड सोर और फुट ड्रॉप, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो सेफ एंड कंफर्टेबल बेड क्या क्या काम करेगा अपना, अच्छे से रेस्ट देगा, अच्छी स्लीप देगा पेशेंट को, है ना, ये चीज़ें इंश्योर करेगा वो। और ये चीज़ें बिना कॉम्प्लिकेशन, मतलब बिना किसी दिक्कत के, है ना, बेड रिडन पेशेंट के लिए जिन्होंने जो बेड के ऊपर काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब अपन अच्छे से बेड मेकिंग करेंगे। अब क्या क्या एक्शन लेने हैं प्रिंसिपल 2 को कंप्लीट करने के लिए, देखो, सबसे पहले नर्स मेक श्योर करेगा कि बेड रिंकल फ्री हो, मतलब बेड के अंदर कोई रिंकल नहीं हो, सलवटें नहीं हो, स्मूथ होना चाहिए ताकि बेड शोर से प्रिवेंट किया जा सके। अब कई बार क्या होता है कि बेड में कोई रिंकल्स वगैरह आ जाती है ना, बेड शीट वगैरह, तो वो क्या करती है, चुभती है। फिर लॉन्ग, एक टाइम के लिए तो नहीं चुभती, पर लॉन्ग टर्म तक अगर रहेगा पेशेंट तो चुभेगी फिर वो, तो उससे बेड शोर हो जाएगा पेशेंट के नीचे, स्किन के, है ना, नीचे की साइड में, बैक साइड में, जो स्किन एंड मैट्रेसेस रिंकल्ड सीट के बिटवीन फ्रिक्शन से होगा। तो बेड शोर बता रहा है कि बेड शोर क्यों होता है, ये बोल रहा है कि स्किन